नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। नीतीश जी की अंतरात्मा ने बिहार की राजनीति में तो भूचाल ला ही दिया है। वैसे ये राजनीति में बड़ी रोचक चीज है। अगर आप इसमें रुचि गति रखते हैं तो ऐसे कई किस्सों से आप वाकिफ भी होंगे, लेकिन चूंकि अब बात छिड़ी है तो एक दो मैं आपको बताता हूं और फिर आता हूं बिहार की उस सियासत पर और उन सेकुलर अलंबरदारों के चेहरे पर छाई मायूसी पर। इन दोनों पर ही हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इस अंतरात्मा की एक दो वानगी ले लेते हैं। आपको ये तो ख्याल ही होगा कि पवार साहब महाराष्ट्र में भाजपा के खिलाफ खड़े रहते हैं, उनकी पार्टी भाजपा के खिलाफ खड़ी रहती है। अभी नागालैंड में चुनाव हुआ और उस चुनाव में एनसीपी जो है वो सबसे बड़ा विपक्षी दल बनकर उभरी, लेकिन वो विपक्ष में रहने के बजाय उस सरकार का हिस्सा बन गई जहां भाजपा मौजूद है। दूसरा किस्सा आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है। वो कांग्रेस से लड़ी और लड़कर खड़ी हुई, बड़ी हुई। 2019 के चुनाव में वो रोती है कि कांग्रेस जो है वो दिल्ली में उनसे समझौता कर ले, गठबंधन कर ले, ताकि वो लोग चुनाव लड़ें और साथ की सातों सीटें दिल्ली की जीत जाए। बात नहीं बनती है। फिर अभी आप देखिए कि गुजरात चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल सोनिया गांधी को फोन करते हैं और वो चाहते हैं कि गुजरात में वो लोग जो है 70 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़े। इसी तरीके से 2017 में कांग्रेस और सपा का गठबंधन होता है, जबकि लोहियाई राजनीति करने वाले मुलायम सिंह यादव कभी इस पक्ष में नहीं रहा करते थे कि हमें कांग्रेस के साथ जाना चाहिए, लेकिन अंतरात्मा अखिलेश यादव की जगह और फिर राहुल गांधी के साथ गठजोड़ होता है कांग्रेस के साथ। इसी तरह 2019 में लोकसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में एक गठबंधन होता है सपा और बसपा का, अंतरात्मा की आवाज। फिर अभी चर्चा चल रही है कि तेलंगाना में भी इस तरह की आवाज गूंज रही है और कांग्रेस और केसीआर कि पार्टी के बीच बातचीत चल रही है। हो सकता है वो लोग चुनाव भी मिलकर लड़ें। तो इस तरह के जब आप राजनीति में देखेंगे तो इस तरह के कई सियासी किस्से आपको दिखाई देंगे जहां अंतरात्मा बड़ी प्रभावी हो जाती है तमाम तरह के राजनीतिक निर्णय लेने में। हालांकि उसे एक नजरिए से देखा जाए तो वो सुविधा वाली राजनीति है, लेकिन फिर भी उसे अंतरात्मा की आवाज कहा ही जाता है। और कुछ इसी तरह की आवाज इन दिनों बिहार में गूंज रही है, जिसकी वजह से जो सेकुलर खेमा है उसके चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। क्योंकि जो नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए जिन कुछ चेहरों को चुना गया था और उन चेहरों की अगुवाई में गठबंधन बुना गया था, वो चेहरे लग रहा है कि अंतरात्मा की आवाज से हिल जाएंगे। और ये बात उन तमाम लोगों को दुख दे रही है कि अब क्या होगा, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन बड़ी चीज यह है कि यह पहली बार नहीं है जब नीतीश जी ने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी हो। वो पहले भी अपनी अंतरात्मा की आवाज पर काम करते रहे हैं। अभी जब वो एनडीए से महागठबंधन में गए थे तो अंतरात्मा ही थी जो इधर से उधर चले गए। इससे पहले जब वो 2017 में आए थे तो वो भी अंतरात्मा ही थी। तो दरअसल नीतीश जी की अंतरात्मा ने बिहार में खरमंडल मचा दिया है। राजद की सांस अटकी हुई है कि करें तो क्या करें। हालांकि यहां अंतरात्मा से ज्यादा लगता यह है कि जदयू खुद ही जो है वो कमजोर हो रही है। नीतीश जी का अपना जनाधार घटता जा रहा है, पार्टी टूटकर बिखर चुकी है और भाजपा जो सामाजिक समीकरण बना रही है उस सामाजिक समीकरण में वो उन तमाम लोगों को साथ लेकर चलने की तरफ बढ़ चली है, जिसके जरिए वो उस कमी को पूरा कर पाए जो एनडीए छोड़कर जदयू के जाने के बाद पैदा हुई है। तो ये तमाम चीजें भाजपा कर ही रही है। अब ऐसी स्थिति में नीतीश जी भी देख रहे हैं कि वो जिस आत्मा की आवाज पर गए थे तो उसमें तो पीएम का कुर्सी था, लेकिन वो कुर्सी पर लग रहा है कि उसके दावेदार बहुत है। एक और दूसरा, लोग इनके साथ खड़े होंगे, यह भी बड़ी असमंजस वाली समस्या है। अब भले ही लल्लन सिंह जाकर उत्तर प्रदेश में यह कह दिए हों कि हम समाजवादी पार्टी के साथ
चुनाव लड़ेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी का जो राष्ट्रीय अधिवेशन है वो कोलकाता में होता है। मतलब आप बोल करा रहे हैं तो वो पटना में नहीं कर रहे हैं, जबकि अगर पटना में करते तो इसका एक अलग मैसेज जाता, खास तौर से जातीय गुणाभाग के लिहाज से। लेकिन वो पटना में नहीं करते हैं कि उसके जरिए वो एक राजद, जदयू और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस उसके मेलजोल का एक संदेश दे, नहीं, वो चले जाते हैं कलकत्ता, वहां से करते हैं। तो अब बड़ी चीज यही है कि क्या जो ममता बनर्जी खेमेबाजी कर रही हैं उसका हिस्सा है वो? इस तरह के कई सवाल हैं, लेकिन हम उस सवाल पर नहीं जाएंगे। अपना बड़ी बड़ी बात तो यह है कि दरअसल जो गोल था, जिस गोल को लेकर इस पोल को उन्होंने थामा था नीतीश जी ने, वहां तो आप देखिए कि एक अलग तरह की स्थिति नजर आ रही है। कांग्रेस सांस नहीं ले रही है और जिनके साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने की बात ललन सिंह उत्तर प्रदेश में कहकर आए, वो बिहार में किसी भी तरह का अपनी पार्टी का इतना बड़ा आयोजन करने की बजाय वो चले जाते हैं कोलकाता। अगर वो आयोजन पटना में करते तो उससे एक संदेश जाता कि जो जनता परिवार है वो एकजुट हो रहा है, और इससे वो जो विपक्षी एका वाला भाव है वो भी, और एक जो नरेटिव बनता वो भी, ये दोनों चीजें साथ साथ चलती। और अगर वो वहां जाते तो एक चीज और उसमें आती कि अगर ये लोग मिलजुल कर चुनाव लड़ते हैं तो जाहिर तौर पर एक मोमेंटम तो बना ही सकते हैं, नतीजे जो भी रहे, लेकिन बहुत कुछ चीजें माहौल पर लड़ी जाती हैं, तो एक माहौल बन सकता है। और अगर आप नीतीश जी जिस जातीय समाज से आते हैं, समूह से आते हैं, अगर आप उनको उत्तर प्रदेश में देखें तो उत्तर प्रदेश में 2022 का जो विधानसभा का चुनाव रहा, उस चुनाव पर अगर आप गौर करें तो वो जातीय समूह, उस जातीय समूह का एक बड़ा हिस्सा भाजपा से टूटा। तो अब अगर जनता परिवार के एक होने का संदेश दे पाते तो हो सकता है वो और मात्रा में टूटता, और आप ये कहें कि कुर्मी और यादव ये जो एक जातीय कॉम्बिनेशन बनता, वो स्वाभाविक तौर पर भाजपा के लिए एक चुनौती बन सकता था। लेकिन अखिलेश यादव ने इन तमाम संभावनाओं को खारिज कर दिया और कहा कि नहीं, जनता उनता परिवार की बात मत करिए, अब नहीं तो वो पटना में कर लेते। वो चले गए कोलकाता। अब इधर लल्लन सिंह ये कहकर क्या ही कर ले गए कि साहब हम लोग गठबंधन में लड़ेंगे। तो कुल जमा अपने कहने का मतलब ये है कि जनाधार भी गया, पार्टी भी जा रही है, और वो जो चेहरा मोहरा बनने की बात थी वो भी जा रहा है, और सबसे बड़ी चीज जो साख थी उस साख पे भी बट्टा लग रहा है। तीसरा, राजद के नेता नीतीश जी पर हमलावर रहे, लेकिन राजद अपने नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सुधाकर सिंह तो जिस तरह से बोल रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर, और तमाम तरह की नोटिस और ये तमाम बातें कहने के बाद में भी सुधाकर सिंह के ऊपर राजद कार्रवाई करने से बच रही है, और उसकी दो वजह बताई जाती है। एक तो खुद जो है वो जगदा बाबू के बेटे हैं, और दूसरा अगर कार्रवाई कर दी जाएगी तो सबसे बड़े दल का दर्जा हाथ से निकल जाएगा। तो इस तरह की जो जो तमाम चीजें हैं वो ये बता रही हैं कि अब ये जो भ्रष्टाचार का मामला निकल कर आया है, और जिस तरीके से राजद कुनबे पर सीबीआई और ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है, वो कहीं ना कहीं लोगों को 2017 की याद दिला रहा है, जब आईआरसीटीसी मामले में एजेंसियों ने तेजस्वी यादव को तलब किया था। अब ये जो अंतरात्मा वाला मसला है वो एक बार फिर खड़ा हो गया है, और इस अंतरात्मा के मसले ने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया है। राजद को तो एकदम जान प्राण सूखा है कि साहब पता नहीं लोग क्या करेंगे, और उधर वो सेकुलर खेमे के अलंबरदार जो बिहार मॉडल पूरा देश भर में लागू करने की बात कर रहे थे, उनका भी आप ये समझिए कि आधा सांस बाहर है आधा अंदर है कि नीतीश जी करेंगे क्या, क्योंकि उनको लगा था कि हमको तो अब एक बड़ा भारी जो है चीज मिल गया भाई, 40 सीट हमको मिल गया बिहार में सीधे सीधे, और 13 आप ले लीजिए 14 झारखंड में, 53-54 सीट ऐसे ही हो गया। उनको लग रहा था कि साहब बस 54 ही करना है। लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है उन लोगों को कि ये जो अंतरात्मा वाला मसला है
अगर ये ठीक ठीक चला तो ये इन 54 सीटों पर क्या होगा मालूम नहीं, लेकिन जिसे हटाने की कवायद में लगे हुए हैं वो ऐसा ना हो कि पिछली बार 303 था, इस बार 350 न पहुंच पाए और प्रचंड बहुमत से ना आ जाए। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो उन लोगों को परेशान कर रही हैं कि ये जो अंतरात्मा है ये कहीं 2024 में उस सेकुलर विपक्ष का समीकरण न गड़बड़ा दे जिसे गढ़ा गया था एनडीए से अलग करके नीतीश कुमार को। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।